नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के चित्रकला के बारे में, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में चित्रकला को 4 भागों में बांटा था। उसमें से अपन ने 4 स्कूलों में से 2 स्कूल पढ़ लिए थे, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में अपन ने 2 चित्र शैलियां पढ़ी थी। बूंदी चित्र शैली जो कि पशु पक्षियों की चित्र शैली कहलाती है। आगे बात की थी कोटा चित्र शैली, तो कोटा चित्र शैली शिकार की चित्र शैली कहलाती है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अपन ने 4 चित्र शैलियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? तो वो थी मेवाड़ चित्र शैली या उदयपुर चित्र शैली, जिसे चित्र शैलियों की जननी भी कहा जाता है। फिर पढ़ा अपन ने नाथद्वारा चित्र शैली, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उनसे संबंधित जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित होते हैं। फिर आगे बात करें देवगढ़ चित्र शैली की, तो देवगढ़ चित्र शैली पढ़ी थी। उसके अलावा चावंड चित्र शैली पढ़ी थी। तो देवगढ़ चित्र शैली में मोती महल और मजरा हवेली के भित्ति चित्र मुख्य रूप से चित्रित हैं या आकर्षण का केंद्र है। फिर आगे बात चावंड, तो चावंड में एक चित्रकार हुए निसारदीन या नासिरुद्दीन, जिसने महाराणा प्रताप और के काल में चित्र बनाए थे। फिर आज की क्लास में हम आगे जो दो स्कूल और बचे हुए हैं, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, दोनों स्कूलों की बात करने वाले हैं। और तो अपन पहले पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में 5 चित्र शैलियां आती है। कौन कौन सी? तो जैसलमेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली या बनी ठनी चित्र शैली। फिर आगे बात कर रहे हैं बीकानेर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली और उसके अलावा नागौर चित्र शैली की अपन बात करने वाले। तो आज की हेडिंग डाले अपनी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें भी हम पहली पढ़ेंगे जैसलमेर चित्र शैली की बात करने वाले हैं। वही जो अपन पिछली क्लास में पढ़े कि चित्र शैली के मुख्य रूप से 5 पॉइंट याद रखने, तो वो कौन कौन से हैं कि जैसलमेर चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल है, प्रारंभ कब हुई थी ये, तो प्रारंभ काल की बात करने वाले हैं। फिर इसके स्वर्ण काल की बात करेंगे कि स्वर्ण काल किसका काल में सर्वाधिक इसका विकास हुआ है। फिर इसकी अपन बात करेंगे कि प्रधान रंग जैसलमेर चित्र शैली का प्रधान रंग कौन सा है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रमुख चित्रकारों की कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। फिर इसमें जो चित्र बने हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। जैसलमेर चित्र शैली राजस्थान की एक शैली है जिस पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो कौन सी शैली है? जैसलमेर चित्र शैली। जिस पर किसी बाह्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा वो है अपनी जैसलमेर चित्र शैली। और जैसलमेर चित्र शैली प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है। किसकी? तो वो है मेंदर और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली। फिर बात करें कि मेंदर और मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी, तो वो लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। किसने? मीनाक्षी स्वामी ने। और एक है मूमल पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। इनको नोट करें कि इसका प्रारंभ काल, तो जैसलमेर चित्र शैली का प्रारंभ काल तो प्रारंभ हुई थी ये हरराय भाटी के काल में प्रारंभ हुई थी। फिर बात करें इसका स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल है अक्के सिंह का काल, जिस काल में ये सर्वाधिक विकसित हुई थी। फिर बात करें इसका प्रधान रंग, प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है तो प्रधान रंग कौन सा होगा? प्यार का प्रतीक गुलाबी होता है, तो इसका मुख्य रूप से पीला और गुलाबी। कौन सा रंग है? पीला और गुलाबी। फिर बात करें इसके प्रमुख चित्रकार, तो वो है मूलराज, एक है सोनराज
कौन सा राज? सोनराज, मूलराज, सोनराज। एक है अक्के अक्केराज, अक्केराज, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आगे अपन ने बात की थी कि इस शैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस शैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे बात की कि किसकी प्रेम कथा पर आधारित है, तो ये हो जाएगी महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा पर आधारित। महेंद्र और मुमल कौन थे? तो महेंद्र तो था अमरकोट, पाकिस्तान। कहाँ का? अमरकोट। महेंद्र तो ये तो था अमरकोट, पाकिस्तान का राजकुमार। अमरकोट जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में का राजकुमार था। कहाँ का? अमरकोट, पाकिस्तान का राजकुमार था। मुमल अपने जैसलमेर में एक पड़ता है लोदरवा, और लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? तो वो थी मुमल। लोदरवा लोदरवा पड़ता है जैसलमेर की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो थी लोदरवा की राजकुमारी। फिर बात करें कि महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा किसने लिखी? महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा लिखने वाला कौन है? तो वो है मीनाक्षी स्वामी। किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। फिर बात करें कि मुमल पुस्तक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मुमल पुस्तक ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी जी। एक बार की बात थी कि महेंद्र और इसका एक भाई था चचेरा, दोनों शाम के वक्त खेल रहे थे। खरगोश होता है, शिकार के लिए निकलते हैं और खरगोश का शिकार करते हैं। तो खरगोश का शिकार करते समय खरगोश आगे आगे भगता है और महेंद्र और इनका भाई पीछे पीछे भगते हैं। तो खरगोश शाम का वक्त था तो झाड़ियों के पीछे छुपता छुपता राजस्थान की सीमा में आ जाता है और राजस्थान में इनमें दोनों के बीच आ जाता है। महेंद्र को नहीं मिलता है। शाम का लेट नाइट का वक्त हो जाता है और उस समय महेंद्र और इसका भाई घूमते घूमते काफी थक जाते हैं। और उस समय मारवाड़ समय में या जैसलमेर में एक नदी बहती थी। कौन सी? काकने नदी, जिसके किनारे इनको बैठ के हाथ मुंह धोते हैं और वहां बैठे रहते हैं महेंद्र और दोनों। तो पानी वानी पीते हैं और इनको एक दूर से एक महल दिखता है। तो महेंद्र की नजर महल पे पड़ती है और महेंद्र और इनका भाई दोनों महल की तरफ जाते हैं। वहां पे जाके जो
सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं कि हम अमरकोट से आए हैं और ऐसे शिकार करते हम अमरकोट का अब रास्ता भटक चुके हैं, इस मारवाड़ में रास्ता भटक चुके हैं, रेगिस्तान में अपन रास्ता भटक चुके हैं। तो उन सैनिकों को महेंद्र की आवाज से लगता है कि ये कोई शाही खानदान का व्यक्ति है। तो पहले तो इनको खाने के लिए बुलाते हैं कि आप पहले एक बार फ्रेश व्रेश हो लीजिए और खाना वाना खाइए, फिर आपको हम अमरकोट का रास्ता भी बता देंगे। एक महेंद्र का एक ऊंट था, उसका नाम था महेंद्र के ऊंट का नाम। तो ऊंट की बात करें तो महेंद्र का ऊंट था, ऊंट का नाम था चित्तल। चित्तल क्या नाम था? चित्तल। तो वहां पे महेंद्र और इनका भाई खाना वाना खाते हैं, खाना खा रहे होते हैं और ये महेंद्र पूछता है कि ये महल किसका है। तो दासिया बताती है कि हमारे रानी का महल है या राजकुमारी का महल है। तो महेंद्र पूछता है कौन सी राजकुमारी? फिर महेंद्र को उसका नाम बताया जाता है कि मुमल जी, मुमल राजकुमारी का महल है। फिर महेंद्र को ऊपर से राजकुमारी कौन? मुमल देख रही होती है और मुमल को इससे मन ही मन प्यार हो जाता है। तो फिर महेंद्र एक बार रानी जी से मिलने की बात करता है कि हमें राजकुमारी जी से मिलना है। क्या करना है? मिलना है। तो महेंद्र और इनके भाई के बीच में भी मिलने के लिए काफी सारी शर्तें रखी गई कि पहले कौन मिलेगा। तो उसमें महेंद्र, इनका भाई हार जाता है और महेंद्र जीत जाता है। और जो राजकुमारी है मुमल, उनको पहले से ही जब महेंद्र खाना खा रहा होता है तब इस पे नजर पड़ती है। तो मुमल राजकुमारी को भी इनसे मन ही मन प्यार हो जाता है। और इस बात पर फिर जो राजकुमारी है वो और महेंद्र बातचीत करते हैं और जो मुमल है राजकुमारी, वो बोलती है कि आपको रोजाना शाम को यहाँ मिलने आना पड़ेगा। तो ऐसी बात होती है और महेंद्र बताता है पहले ही मैं शादीशुदा हूं, मेरे राजकुमारी है ऑलरेडी, मेरी शादी हो चुकी है। इस बात पे इन दोनों की ये प्रेम कथा होती है। इस पे क्या होता है कि जो मीनाक्षी स्वामी जी है इस कथा को लिखते हैं और इसी पर इस शैली का ये चित्रांकन किया गया है। फिर आगे बात करें और इसी के साथ जैसलमेर चित्र शैली पूरी होती है। तो इसमें क्या है, एक तो प्रारंभ काल, मुख्य रूप से ये बात याद रखें कि किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर आगे कि किसकी प्रेम कथा पर आधारित है, तो ये हो जाएगी महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित। फिर आगे बात करें अपन तो अपनी किशनगढ़ चित्र शैली, कौन सी चित्र शैली? किशनगढ़ किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली में अपन पहले इस शैली के उपनाम देख लेते हैं, उपनामों की बात करते हैं, फिर वो 4 पॉइंट बात करेंगे अपन। उपनाम इससे बोलते हैं बनी ठनी, बनी ठनी चित्र शैली, और क्या बोलते हैं भारतीय कला, भारतीय कला इतिहास, भारतीय कला इतिहास, भारतीय कला इतिहास का अमूर्त, भारतीय कला इतिहास का अमूर्त स्वप्न। क्या बोला जाता है? भारतीय कला इतिहास का स्वप्न। स्वप्न कैसे लिखेंगे? स्वप्न। भारतीय कला इतिहास का अमूर्त स्वप्न, ये इसका उपनाम है। बनी ठनी भारतीय कला इतिहास का अमूर्त स्वप्न। अब इसके बात करते हैं अपन कि इसका प्रारंभ काल, किसका काल प्रारंभ काल कहलाता है। किशनगढ़ शैली भी मुख्य मेन बात
इसमें भी कि ये भी प्रेम कथा पर आधारित है। किसकी? तो एक दिल्ली की राजकुमारी थी, दिल्ली अंतपुर की राजकुमारी थी रसिक प्रिया, और यहाँ के एक शासक थे सावंत सिंह की प्रेम कथा पर, दोनों के बीच की प्रेम कथा पर आधारित शैली है। किस पे? प्रेम कथा पर आधारित शैली कौन सी है? तो वो भी है किशनगढ़ शैली। फिर बात करें इसका प्रारंभ काल, तो प्रारंभ काल हो जाएगा इसका सावंत सिंह का काल। किसका काल? सावंत सिंह का काल। क्या होता है इसका प्रारंभ काल? स्वर्ण काल भी किसका काल है? वो भी है सावंत सिंह का काल, इसका स्वर्ण काल कहलाता है। सावंत सिंह के अपन उपनामों की बात करें तो इसे नागरीदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरीदास भी कहते हैं। नागरीदास भी कहते हैं, चितवाले भी कहते हैं इसको, चितेरे भी कहते हैं, आदि नामों से इसको जाना जाता है, मतवाले भी कहा जाता है। फिर बात करें इसकी कि किशनगढ़ शैली का प्रधान रंग, प्रधान रंग, और प्रधान रंग हो जाएगा इसका वो है गुलाबी और श्वेत रंग, श्वेत या सफेद, सफेद रंग। फिर बात करें इसके प्रमुख चित्रकार की, तो प्रमुख चित्रकारों में एक तो है नागरीदास, 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 एक है लाडीदास, नागरीदास, लाडीदास, फिर है एक है नागरीदास, लाडीदास, अमरचंद, नागरीदास, लाडीदास, अमरचंद। फिर बात कर लेते हैं, एक है इसका मुख्य रूप से मोरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, मोरध्वज, मोरध्वज निहालचंद। ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? तो नागरीदास, लाडीदास, मोरध्वज, निहालचंद, अमरचंद, ये इसके मुख्य चित्रकार हैं। फिर आगे बात करें कि एक चित्र है जिसे नागरी समुच्चय कहते हैं। क्या? नागरी समुच्चय, जिसका चित्रण किसने किया है नागरी समुच्चय का? तो निहालचंद ने। और किसका? 75 चित्रों का, 75 चित्र है बनी ठनी के, एक साथ 75 चित्र बनाए जिसको नागरी समुच्चय कहा जाता है। नागरी समुच्चय 75 चित्र हैं इसमें एक साथ बने हुए। इसका चित्रण किसने किया है? निहालचंद। किसने किया है? निहालचंद ने। फिर आगे बात करें कि बनी ठनी के आंखों का चित्रण किसने किया? तो वो किया था लाडीदास ने। बनी ठनी के आंखों का चित्रण, आंखों का चित्रण लाडीदास द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं इसमें एक चित्र और है
कि कौन सा बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। बनी ठनी कौन है? तो ये है वहां की अंतपुर दिल्ली की राजकुमारी है रसिक प्रिया, जिसे उत्सव प्रिया भी कहते हैं। वहां उसको उसके चित्र बनाए और उसके आंखों का चित्रण किसने किया है? तो वो किया है लाडीदास ने। और इसकी बात करें आगे कि बनी ठनी का मुख्य रूप से चित्रण किसने किया है? तो वो किया है इसने मोरध्वज निहाल चंद ने। और इसी चित्रशैली में एक चांदनी रात की संगोष्ठी, किसका? चांदनी रात की संगोष्ठी, जिसका चित्रण किया है अमरचंद ने। किसने किया है? अमरचंद ने, जिसमें गोंदलाव झील का दृश्य दिखाया गया है। किसका? चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किसने किया है? तो ये किया है अमरचंद ने। अमरचंद ने किया है। और इस चित्र में क्या है? गोंदेलाव 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 झील का दृश्य, किसका? गोंदेलाव झील का दृश्य बताया गया है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक पेंटिंग है, इटली की पेंटिंग है, जिसे किसने बनाया? लियोनार्डो द विंची। किसने? लियोनार्डो द विंची, जिसकी तुलना उस पेंटिंग से तुलना किसकी की जाती है? बनी ठनी की। किसकी? बनी ठनी की तुलना किससे की जाती है? मोनालिसा से। किससे? बनी ठनी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा और भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो वो कहा है एरिक डिक्सन ने। एरिथ डिक्सन एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? इसे भारत की मोनालिसा कहा है। फिर आगे बात करें अपन कि बनी ठनी का मुख्य रूप से चित्रण किसने किया है? तो वो किया है निहाल चंद ने। किसने? बनी ठनी बनी का चित्र बनी ठनी का चित्रण ये किसने किया है? निहाल चंद ने। किसने किया है? तो निहाल चंद ने। और इस चित्र को कहां पे संग्रहित कर रखा है? तो वो कर रखा है किशनगढ़ संग्रहालय में। और इसकी एक कॉपी, बनी ठनी चित्र की एक कॉपी पेरिस के अल्बर्ट हॉल में रखी गई है। किसमें? पेरिस के अल्बर्ट हॉल में रखी गई है। इस चित्र की इस चित्र की एक कॉपी पेरिस के
अल्बर्ट हॉल, किसमें? अल्बर्ट हॉल में रखी गई है। दो व्यक्ति हुए हैं। एक तो है जो अभी अपन पीछे बात कर चुके हैं, क्या भारत की मोनालिसा कहने वाला एरिक डिक्सन, और इसका एक साथी है, उसका नाम है क्या? फैयाज अली। कौन? फैयाज अली और एरिक डिक्सन। ये बनी ठनी या किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली फैयाज अली फैयाज अली को जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। किशनगढ़ चित्रशैली या बनी ठनी चित्रशैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा है। किसका? कांगड़ा शैली का। और इसे कागज की शैली भी कहते हैं। कागज की शैली क्यों कहते हैं? कि इसमें बनी ठनी के और ये सर्वाधिक जो चित्र हैं वो किस पे बनाए गए? कागज पर बनाए गए। कागज भी छोटे कागज नहीं, छोटे कागज को गोंद से चिपकाकर आपस में बड़ा कागज बनाया जाता है, उसको बोला जाता है वसली। क्या बोलते हैं? वसली। और होती है, एक होती है बेसरी। बेसरी क्या है? कि बनी ठनी के नाक के आभूषण है, नाक में पहना हुआ आभूषण है जिसका चित्रण है, उसको बोलते हैं अपन क्या? बेसरी बोला जाता है। और वसली किसे बोलते हैं? छोटे छोटे कागज को आपस में गोंद से चिपका कर बड़ा कागज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वसली। तो आगे बात करें हम कि इस शैली पर कांगड़ा शैली कांगड़ा का प्रभाव पड़ा है। फिर आगे बात की अपन ने कि इस शैली को कागज शैली भी कहते हैं। एक शब्द तो है वसली, वसली, और एक है बेसरी। क्या है? बेसरी। ये क्या हो रहा है बार बार? बेसरी। वसली क्या है? छोटे छोटे कागज को, छोटे छोटे कागज को गोंद से आपस में
आपस में चिपका कर बनाया गया कागज क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। बेसरी क्या है? बनी ठनी के नाक का आभूषण। नाक का आभूषण क्या कहलाता है? तो वो तो कहलाता है क्या? बेसरी। और वसली क्या कहलाता है कि छोटे छोटे कागज को गोंद से चिपकाकर बड़ा कागज बनाया जाता है, उसे बोला जाता है वसली। फिर आगे बात करें कि इसमें एक दीपावली या साजी का चित्र बनाया है, वो स्वयं यहाँ के शासक कौन है जिनका प्रारंभ काल और स्वर्ण काल कहलाता है? नागरीदास या सावंत सिंह के द्वारा बनाया गया है। दीपावली का चित्रण और दीपावली का चित्रण किसने किया है? तो वो किया है सावंत सिंह ने। सावंत सिंह या इसी को क्या बोलते हैं? नागरी दास। इसमें मुख्य रूप से किशनगढ़ शैली में किस पे आधारित है? तो ये है बनी ठनी। बनी ठनी कौन है? अंतपुर की राजकुमारी है, जिसका मुख्य नाम क्या है? तो वो है रसिक प्रिया या उत्सव प्रिया भी कहते हैं। तो इस चित्र शैली में मुख्य रूप से नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। किसका? नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। फिर आगे बात करें इसमें कि मोतियों का चित्रण भी किसमें हुआ है? मोतियों का चित्रण हुआ है। और किसका चित्रण हुआ है? मोतियों का चित्रण। मोतियों के चित्रण के साथ ही केले के वृक्ष का चित्रण केले के वृक्ष का चित्रण भंवरे का चित्रण इन आदि के चित्रण किसमें हुए हैं? तो वो हुए हैं किशनगढ़ शैली में इसके चित्रण हुए हैं। फिर आगे अपन ये होती है अपनी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली उपनाम क्या है? बनी ठनी भारतीय कला इतिहास का अमूर्त स्वपन कहा जाता है। प्रारंभ काल सावंत सिंह का काल या नागरीदास भी कहते हैं। और स्वर्ण काल तो इसका स्वर्ण काल कहलाता है। सावंत सिंह का काल प्रधान रंग गुलाबी और सफेद। चित्रकार कौन है? नागरीदास, लाडीदास, अमरचंद, मोरध्वज, निहाल चंद। इसके चित्रों की बात करें तो इसके चित्र नागर समुच्चय जिसमें बनी ठनी के 75 चित्र बनाए गए हैं। वो किसने बनाए? मोरध्वज, निहाल चंद ने। और इसके बनी ठनी के आंखों का चित्रण किसने किया है? तो वो किया है लाडीदास ने। एक चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी, उसका चित्रण किसने किया है? तो अमरचंद ने किया है। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है? तो मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। भारत की मोनालिसा क्या है? कि एक पेंटिंग है मोनालिसा, जिसने इटली की पेंटिंग है मोनालिसा,
जिसको किसने बनाया है? तो वो बनाया है लियोनार्डो द विंची ने बनाया। उसकी तुलना किससे, उससे तुलना किसकी की गई है? बनी ठनी की गई। बनी ठनी का चित्रण किसने बनाया है? तो ये किया है निहाल चंद ने, निहाल चंद ने। और ये किशनगढ़ संग्रहालय में रखी गई है। इस आगे फिर बात करें कि एक इसकी कॉपी पेरिस के अल्बर्ट हॉल में रखी गई है। फिर बात करें कि प्रकाश में लाने का श्रेय किससे जाता है? तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा है और इसे कागज की शैली भी कहते हैं। वसली क्या है? छोटे छोटे कागजों को गूंद की सहायता से आपस में चिपकाकर बनाया गया मोटा कागज वसली कहलाता है। बेसरी क्या है? बनी ठनी के नाक का आभूषण है। और दीपावली का चित्रण किसने किया है? तो वो स्वयं नागरीदास ने किया है। फिर बात की अपन ने कि इसमें मुख्य रूप से नारी सौंदर्य की चित्रण हुआ है, मोतियों का चित्रण हुआ है, उसी के साथ केले के वृक्ष का चित्रण हुआ है और भंवरे का चित्रण भी हुआ है। और इसी के साथ अपनी किशनगढ़ शैली समाप्त होती है। फिर आगे बात करें अपन नई शैली की, तो वो है अपनी कौन सी? जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ मालदेव के समय। कब हुआ प्रारंभ? मालदेव के समय प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ काल तो कहलाएगा मालदेव का काल। मालदेव का काल प्रारंभ काल कहलाता है। जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो वो है जसवंत सिंह का काल, जसवंत सिंह प्रथम का काल कहलाता है जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल। जसवंत सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। फिर बात करें इसके प्रधान रंगों की, प्रधान रंग तो वो है पीला रंग। कौन सा? पीला, पीला, नीला इसके मुख्य रूप से रंग रहे हैं। फिर बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की, तो प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे चित्रकार, और प्रमुख चित्रकार है वो है छज्जू। कौन है? एक तो है छज्जू नाथा, छज्जू नाथा रामा, एक है सेफू। कौन है? सेफू, छज्जू नाथा रामा सेफू। और कौन है? तो एक हो जाएगा इसका शिवदास, शिवदास। ये तो होते हैं इसके प्रमुख चित्रकार। कौन है? छज्जू नाथा रामा सेफू और शिवदास। फिर बात करें कि इसमें जोधपुर चित्र शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो वो है उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। कौन सा? उत्तर ध्यान सूत्र जोधपुर, जोधपुर चित्र शैली का
प्रथम चित्रित ग्रंथ या चित्र, तो वो हो जाएगा कौन सा? उत्तरध्यान सूत्र चूर्णी, या इसी को बोलते हैं उत्तर सूत्र चूर्णी। क्या बोलते हैं? उत्तर सूत्र चूर्णी। और ये मालदेव के काल में चित्रित हुआ है। किसके काल में चित्रित हुआ है? मालदेव के काल में चित्रित हुआ है। फिर आगे बात करें कि इसी में जोधपुर चित्रशैली में एक चौकेलाव के महल है, जिसमें सप्तशती का चित्रण काफी चित्रित हुआ है, जिसके आकर्षण का केंद्र रहा है। किसका? चौकेलाव महल। चौकेलाव महल में एक तो है सप्तशती का चित्रण हुआ है। सप्तशती का चित्रण हुआ है चौकेलाव महल में। और एक हुए चौकेलाव महल में रावण का चित्रण। किसका? रावण के युद्ध का चित्रण। किसके युद्ध का चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है राम रावण के युद्ध का चित्रण। किसमें हुआ है? चौकेलाव महल में। फिर आगे बात करें कि इसमें रागमाला सेट, जोधपुर चित्रशैली में रागमाला सेट का चित्रण किसने किया है? तो वो क्या है? विठलदास जी चंपावत ने। रागमाला का चित्रण, और रागमाला का चित्रण किया है, वो किया है विठलदास चंपावत ने। विठलदास चंपावत। किसने? विठलदास चंपावत ने। विठलदास चंपावत ने किसका चित्रण किया है? तो वो किया है रागमाला सेट का। फिर इसमें एक चित्र है क्या? द महाराजा ऑफ जोधपुर, द गैलेक्सी लिव्स ऑन। द महाराजा ऑफ द गैलेक्सी लिव्स ऑन। इतना बड़ा नाम देख के डरना नहीं, कैसे याद होगा? तो मुख्य रूप से ये याद रखें, चित्र का नाम क्या है? द महाराजा ऑफ जोधपुर। आगे का याद नहीं भी रहे तो भी पता चल जाएगा। जोधपुर नाम आ रहा है तो कौन सी चित्र शैली में है? तो ये हो जाएगा जोधपुर चित्र शैली में। इसका चित्रण किसने किया है? तो द महाराजा ऑफ जोधपुर, द गैलेक्सी लिव्स ऑन का चित्रण वो किया है अन्नू मल्होत्रा ने। किसने? अन्नू मल्होत्रा ने इसका चित्रण किया है कि जोधपुर और फिर आगे बात करें कि जोधपुर चित्रशैली में और किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है भागते खरगोश का चित्रण।
भागते खरगोश का चित्रण। फिर बात करें कि जोधपुर में क्या है, रेत के टीले हुए, छोटी छोटी झाड़ियां हुई, रेत के टीले, छोटी छोटी झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां आदि का चित्रण हुआ है। और जोधपुर चित्रशैली में मत्तीराम के द्वारा लिखित ग्रंथ ग्रंथ किसने लिखा, मत्तीराम ने, और उसका चित्रण कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है जोधपुर चित्रशैली में। इस बात को भी और लिख लें, मत्तीराम द्वारा रचित, मत्तीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है, तो मत्तीराम के द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्रण हुआ है। और साथियों बात करें अपन कि जोधपुर चित्रशैली में, तो जोधपुर चित्रशैली में और क्या बचा है अपने, कि जोधपुर चित्रशैली पर कौन से राजा के समय मुगल प्रभाव आया है, तो वो राजा हो जाएंगे कौन, मोटा राजा उदय सिंह के समय, मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर चित्रशैली पर, समय चित्रशैली, इस चित्रशैली पर, चित्र शैली पर मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव पड़ा, या सॉरी पड़ा नहीं, आया, मुगल प्रभाव आया। और इसी के साथ अपनी जोधपुर चित्रशैली पूरी होती है कि जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल किसका काल है, तो वो हो जाएगा मालदेव का काल। स्वर्ण काल किसका है, तो जसवंत सिंह प्रथम का। प्रधान रंग कौन से हैं, पीला और नीला। फिर बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की, तो छज्जू, नाता, रामा, सेपू और शिवदास। फिर आगे बात करें कि प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर सूत्र चूर्णी, चौकेलाव महल, जिसमें सप्तसती का और रावण का युद्ध के चित्र बने हुए हैं। रागमाला का चित्रण किसने किया है, तो वो क्या है, विठलदास जी चंपावत ने। किसने, विठलदास चंपावत ने रागमाला सेट का चित्रण किया है। एक चित्र है इसमें, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन का चित्रण किसने किया है, अन्नू मल्होत्रा ने। और बात करें कि भागते हुए खरगोश का, रेत के टीले, छोटी छोटी झाड़ियां, रेगिस्तान में क्या मिलेगा, कि खरगोश झाड़ियों के बीच में छिपेगा, और उनके चित्रण हुए हुए मत्तीराम के द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्रण हुआ है। फिर बात करें कि मुगल प्रभाव सर्वाधिक किसके काल में आया, तो वो आया था मोटा राजा उदय सिंह के काल में आया है। आगे बात करें अपन बीकानेर चित्र शैली। बार बार कलर चेंज क्यों हो रहा है, बीकानेर
चित्र बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ काल तो वो हो जाएगा रायसिंह का काल। प्रारंभ काल, फिर इसका देखेंगे अपन स्वर्ण काल। स्वर्ण काल तो प्रारंभ काल तो हो जाएगा बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ काल राय सिंह का काल। किसका काल? राय सिंह का काल इसका प्रारंभ काल कहलाता है। और स्वर्ण काल की बात करें तो वो है अनूप सिंह का काल। किसका काल? अनूप सिंह का, अनूप सिंह का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। फिर बात करें कि जोधपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है, तो इसमें प्रमुख रंग कोई है नहीं। प्रधान प्रधान रंग, और प्रधान रंग हो जाएगा इसमें बैंगनी, बैंगनी, नीला, ये इसके प्रमुख रंग है। अब इसके चित्रकारों की बात करें कि प्रमुख चित्रकार कौन है, तो वो हो जाएंगे रामलाल, मुन्नालाल, रामलाल, रामलाल और मुन्ना। रामलाल, मुन्नालाल जो कि इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? कि इसका प्रारंभ काल राय सिंह के काल में हुआ। स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल कहलाता है। प्रधान रंग बैंगनी और नीला। चित्रकार कौन है? तो वो है रामलाल, मुन्नालाल। और इस चित्रकला की मुख्य रूप से दो ही विशेषता है। इस चित्रकला में अपन जो हस्तकला में पढ़ेंगे मतेरना कला और उस्ता कला, उसका चित्रण हुआ है। किसका? तो मतेरना कला और उस्ता कला का चित्रण हुआ है। इस चित्रशैली में मतेरना कला, मतेरना कला व उस्ता कला का चित्रण हुआ। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकारों की एक प्रमुख विशेषता थी कि वो अपना जो भी चित्र बनाते उसके नीचे नाम और दिनांक लिखते थे। कैसे? जैसे ये चित्र बनाया उन्होंने, तो उसके नीचे अपना नाम, किसने बनाया? राशिद ने बनाया। इसके प्रमुख चित्रकारों में राशिद भी है, तो राशिद ने बनाया और इसकी दिनांक अंकित करते थे। और इन चित्रकारों को, बीकानेर चित्रशैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। इस शैली के शैली के चित्रकारों, इस शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं, क्योंकि चित्र के नीचे, चित्र के नीचे अपना नाम व
दिनांक अंकित करते थे। क्या करते थे दोस्तों कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार को उस्ताद कहते हैं और वो चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक अंकित करते हैं। फिर बात करें कि इसमें बीकानेर चित्रशैली में बाल रामायण, बाल महाभारत आदि का चित्रण हुआ है। बाल महा चित्रण हुआ है। बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ काल राय सिंह का काल कहलाता है। फिर बात की कि स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह का। प्रमुख रंग कौन से हैं? तो वो है बीकानेर का बैंगनी और नीला। फिर इसके चित्रकार रामलाल, मुन्नालाल और इस बीकानेर चित्रशैली में मतेरना कला और उस्ता कला का चित्रण हुआ है। और मतेरना कला और उस्ता कला को अपन जो इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे हस्तकला, उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। फिर बात करें कि इसके चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं क्योंकि वो अपना नाम और दिनांक चित्र के नीचे अंकित करते थे। बाल रामायण और महाभारत का चित्रण हुआ है। आगे की अपनी चित्रशैली की बात करें तो वो है अपनी कौन सी? और चित्रशैली। नागौर चित्र शैली। नागौर चित्रशैली में मुख्य रूप से इसका प्रारंभ काल, अपन बात करें इसके प्रारंभ काल तो वो है अमर सिंह राठौड़ का काल, इसका प्रारंभ काल कहलाता है। अमर सिंह राठौड़ का काल इसका प्रारंभ काल कहलाता है। फिर बात करें स्वर्ण काल भक्त सिंह का काल, इसका स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल? भक्त सिंह का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। नागौर चित्रशैली का प्रधान रंग तो वो है बुझा हुआ रंग। कौन सा रंग? बुझा हुआ रंग। आपने देखा होगा आज भी नागौर के लोग बुझे हुए फीके रंग के कपड़े पहनते हैं। फिर आगे बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की। नागौर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार तो वो है पूर्णाराम चेलाराम चिमनाराम नाथाराम और कौन है? मोहन राम। ये बात होती है अपने नागौर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की कि नागौर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो वो है पूर्णाराम, चेलाराम, चिमनाराम, नाथा, मोहन। फिर अब आगे बात करें तो इसके प्रमुख चित्र कौन से? नागौर चित्रशैली में चित्रों की बात करें तो वो है बादल महल के भित्ति चित्र। बादल महल के भित्ति चित्र। बादल महल के
भित्ति चित्र जलकुंड में नहाती नायिका, जलकुंड में नहाती नायिका, नायिकाएं, जलकुंड में नहाती नायिकाएं। आगे फिर बात करें तो बादल महल के भित्ति चित्र जलकुंड में नहाती नायिका और कौन है का चित्रण, का चित्रण। उसके बाद करें कि नागौर चित्रशैली में और किसका चित्रण हुआ है, तो वो हुआ एक पारदर्शी, पारदर्शी वस्त्र। और क्या है कि सामूहिक लोग बैठकर बातचीत करते हैं, उसका चित्रण, सामूहिक, सामूहिक लोगों के बातचीत, बात का चित्रण या बातचीत का चित्रण। फिर आगे बात करें सामूहिक लोगों के बातचीत का चित्रण, पंख लगी परियों का चित्रण, पंख लगी परियों का चित्रण। कि बादल महल के भित्ति चित्र जलकुंड में नहाती नायिकाएं, पारदर्शी वस्त्र, सामूहिक लोगों को बातचीत का चित्रण, पंख लगी परियों के चित्रण, इनके आदि के चित्रण किस चित्र शैली में हुए हैं, तो वो हुए हैं नागौर चित्र शैली में। फिर आगे बात करें कि यहाँ पे जो पारदर्शी वस्त्र हैं या बुझे हुए रंग के वस्त्र हैं, उनके लिए एक विद्वान है, कौन, आरसी अग्रवाल। उन्होंने इसको पर्शियन गाउन की संज्ञा दी है। जो नागौर चित्र शैली की वेशभूषा है उसको पर्शियन गाउन की संज्ञा किसने दी है, तो वो दी थी आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा नागौर चित्रशैली की, नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को, वेशभूषा को पर्शियन, पर्शियन गाउन कहा या की संज्ञा दी। साथियों, तो इसी के साथ अपने नागौर चित्रशैली पूरी होती है कि नागौर चित्रशैली का प्रारंभ काल तो वो हो जाएगा अमर सिंह का काल, अमर सिंह राठौड़ का काल, स्वर्ण काल भक्त सिंह का काल, प्रधान रंग बुझा हुआ रंग, चित्रकार पूर्णा चेला चिन्नाराम नाथा मोहन राम, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। फिर बात करें इसमें कि मुख्य चित्र कौन से हैं, तो वो है बादल महल का भित्ति चित्र, सामूहिक लोग बैठकर बात करें उसका चित्रण, पंख लगी परियों का चित्रण और जलकुंड में नहाती नायिका, इनके आदि का चित्रण इसमें हुआ है। फिर बात करें कि इसमें आरसी अग्रवाल एक विद्वान है जिन्होंने इस वेशभूषा को क्या कहा है, तो वो कहा है पर्शियन गाउन। तो आज के क्लास में अपन ने ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की पांचों चित्रकलाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके। 5 चित्रकला कौन कौन सी, तो वो थी अपनी जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर, किशनगढ़, किशनगढ़ और एक है नागौर।
ये बात होती है अपने मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की 5 चित्र कलाओं की। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी अब बचा हुआ है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और उसको अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।